कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते कार्यक्रम में आज हमारे साथ में है विनीता राज। विनीता राज के बारे में आपको बता दूं, आप चेयरपर्सन हैं वर्ल्ड डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड की। ये एक ऐसी कंपनी है जो खासतौर पर महिलाओं के साथ में ही डील करती है, महिलाओं को ही काम देती हैं। इस तरह से ये एक नया काम कर रही है। सबसे पहले विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं, बधाई भी देना चाहेंगे कि आपने भारत का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है। मैं आपको बता दूं कि यूके में विनीता जी को बुलाया गया और दुनिया भर की 6 मजबूत स्ट्रांग महिलाओं में आपको चुना गया और आपको सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम क्या था, इसमें कैसे चयन हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले विनीता जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने एक कंपनी स्टेबल की और बहुत सारी महिलाओं का, देश भर में महिलाओं का ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुंचने से पहले आपकी यात्रा क्या थी, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे यहाँ तक पहुंची? अगर व्यवसायिक जीवन की यात्रा की बात करूं तो सबसे पहले मेरी यात्रा, मतलब मुझे जो याद है, बैक देन मैं 11 साल की थी, तब से मैंने कमाना शुरू कर दिया था। अच्छा। मैंने 11 साल की उम्र में घर घर जाके कपड़े बेचे हैं। क्या? उस समय हमारी माली स्थिति इतनी ठीक नहीं थी और पारिवारिक जो खर्चे थे उसको बेयरअप करने के लिए हमें ये काम करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। ये करते करते भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, कई बार फक्र भी महसूस होता है कि इस सब के साथ मैंने सीबीएसई में ऑल इंडिया टॉप किया था। अच्छा। तो मुझे उस दिन मेरी मम्मी ने एक बात कही थी कि जब दुनिया से बहुत ज्यादा मेहनत करके फिर भी तुम बहुत कुछ अचीव कर सकती हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हें लंबी रेस दौड़नी है। ये प्रश्न मैं अक्सर करता हूँ, जब आपने कहा कि आपने इतना सब कुछ करते हुए भी सीबीएसई में टॉप आप आई, क्या ये पारिवारिक संस्कार आपके अंदर थे, अभी पारिवारिक गुण थे कि उतना सब करते हुए भी आप बेहतर कर पाई? जी, मुझे ऐसा लगता है ये जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है, पारिवारिक गुण हो सकता है, इसलिए क्योंकि मेरी माता जी बहुत ही हौसला बुलंद इंसान थी। वो बहुत ही मजबूत मानसिकता रखने वाला इंसान थी। मैंने पिछले साल उन्हें कोविड में खो दिया। और मेरी मम्मी की तरफ का पूरा परिवार एकेडमिकली बहुत साउंड रहा है, बहुत ज्यादा, जिसमें मेरे मामा जी 2 बार आईएएस के फाइनल राउंड तक भी पहुंचे हैं। अच्छा। तो ये है कि नेशनल रैंकिंग बनाना, स्टेट रैंकिंग बनाना, ये हमारे परिवार में रहा पहले भी। ये कहना मुनासिब होगा कि परिवार से आपको वो दक्षता, वो प्रतिभा मिली, बिल्कुल, और वो टैलेंट मिला और वो फोकस भी मिला, तो आप आगे बढ़ती हैं। जी जी। इस कंपनी को फाउंड करने से पहले आप क्या कर रही थी, कैसे यहाँ तक पहुंची? जी, मैंने अपने जो फुल टाइम प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत मैंने IIM इंदौर से की थी। मैंने वहां 4.5 साल अपनी सेवाएं दी। मैंने उसके बाद नारसी मुंशी मुंबई में भी अपनी सेवाएं दी और उसके बाद मेरा विवाह हो गया। मैं डॉक्टर राजकुमार से मेरी शादी हुई और वो तमिल परिवार से आते हैं। मैं सिंधी पंजाबी बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं तमिलनाडु शिफ्ट हो गई। तो वहां जाकर भी मैंने काम करने की कोशिश की, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही अपना प्रोफाइल फॉरवर्ड किया, काम किया। पर वहां 5 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं, पहाड़ी इलाकों में हम लोग रहा करते थे, अब वहां से रोज 52 किलोमीटर एक तरफा गाड़ी, मतलब रोज लगभग 104 किलोमीटर गाड़ी पहाड़ी इलाके में चलाना आसान नहीं है। तो मेरे घर से जो सबसे पास मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था वो इतना पास था कि 52 किलोमीटर एक तरफ जाना है। तो मैंने वो भी किया, लेकिन 5 महीने के बाद मुझे लगा कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप पहाड़ों में गाड़ी रोज चलाएं। तो मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। एक तो वो इंसिडेंस मेरे दिमाग पर था कि चूंकि मैं 11 साल की उम्र से कमा रही हूँ और उम्र के उस पड़ाव पर आकर शादी के बाद मैं काम नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए, इसका कोई आंसर नहीं था मेरे पास, उत्तर नहीं था कि ऐसा क्यों है। कोई पारिवारिक रोक नहीं थी, कुछ नहीं था, पर स्थितियां ऐसी थी। दूसरा एक चीज थी कि मैं एक बार गाड़ी में जा रही थी और एक टोल नाके पर मैंने देखा कि एक गाड़ी पुलिस वालों ने पकड़ ली है वहां पर। अब तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ हिंदी ना के बराबर बोली जाती है। वहां तमिल रीजनल लैंग्वेज का, वहां की प्रादेशिक भाषा ही चलत है। और वहां पर टोल नाके पर एक ट्रक को पकड़ा हुआ था जो कि नॉर्थ इंडियन था। वो हिंदी में अपनी बात समझा रहा था और वहां पुलिस ऑफिसर और जो बाकी लोग थे उनकी बात समझ ही नहीं पा रहे थे। वो 1.5 दिन गाड़ी वहीं, और मैं जब वापस लौटी उसी रूट पे, वो 1.5 दिन तक वो गाड़ी वहीं खड़ी थी
और वो बंदा भी वहीं मुझे दिख गया, वो इंसान अच्छा। मुझे वहां दिख गया। तो मैंने उतर के उससे पूछा, मैंने कहा तुम यहाँ क्या प्रॉब्लम? बोले मैडम जी ये समझ नहीं पा रहे हैं, और अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद अभी मुझे हमारी पेशी होनी है, जाएंगे थाने लेकर ये वो। अच्छा, और वो भी समझ नहीं पा रहा था वो कि भी होना समझ क्या है। नहीं पा रहा। फिर मैंने विद द हेल्प ऑफ माय हस्बैंड मैंने उनकी मदद ली, और मैंने उन्हें उनकी बात हिंदी में समझ के इनको जी। इंग्लिश में समझाई, Bilingual उनका का काम तमिल किया में। आपने। जी, तो मुझे लगा कि ये तो यहाँ की बात है, लेकिन अगर भारत को हम देखें तो हमारे यहाँ 22 भाषाएं बोली जाती हैं। जी अब हर स्टेट, फिर मैंने धीरे धीरे से एक्सप्लोर करना शुरू किया जी कि यार ऐसा ये क्यों हुआ, और तो दूसरे स्टेट्स में भी देखा, वहां भी अपनी प्रादेशिक भाषा में काम हो रहा है। जी इधर मैं तो खाली बैठी हुई थी, काम कुछ कर नहीं रही थी। तो मैंने ये दोनों थॉट्स को मिलाया साथ में, और फिर मैंने एक कंपनी शुरू की कि हर महिला जिसमें कोई कुशलता है, जिसमें जी। एफिशिएंसी है, योग्यता है, जी शादी करने या प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद या जब वो अपने बच्चे को बड़ा कर रही होती है, या जिस दौर में वो अपने मकान को घर बना रही होती है, क्या बात। उस दौर में उसकी काबिलियत नहीं मर जाती है। जी जी और कुछ परिवारों में तो काम करना जरूरत होती है, बिल्कुल। जहाँ काम करना जरूरत है वहां उसे अपने बच्चे को किसी और के हाथ में क्रैच में देने का गिल्ट, वो ग्लानि भी उसके दिमाग बिल्कुल। पे बहुत हावी है। बिल्कुल। और इधर ये समस्या औरतों की मेरे दिमाग में, क्योंकि इससे मैं खुद गुजर रही थी उस समय। जी जी और दूसरा मुझे ये चीज दिखी, मैंने कहा क्या करें, क्या काम शुरू करें, क्या करें, कुछ चाहिए रास्ता। तो जी। मुझे यहाँ ये आइडिया मिल गया जी कि भारत में तो ये काम जो अनुवाद का, जो कि मैं कंपनी अनुवाद वर्ड का, डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड चलाती हूँ, मैंने जी। फिर ये कंपनी शुरू की जी। जहां हम अनुवाद की सेवाएं देते हैं। अच्छा अच्छा तो मैंने उस मॉडल को लेकर चला कि, और ना सिर्फ टोल नाकों पे, हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हमारे हर स्टेट में, हमारे यहाँ जी। के हर राज्य में जी जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, अच्छा वो अपनी प्रादेशिक भाषाओं में काम करती हैं। अच्छा वहां उनकी ड्राफ्टिंग उनकी प्रादेशिक भाषाओं में अच्छा, होती है। और जब इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं, जो दो राज्यों के लोगों के आपस में सपोज कोई झगड़ा हो रहा है, जी तो हर स्टेट का जो वकील है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करता है। जी 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 अब जैसे मैंने ये लॉरी का ही आपको एग्जांपल दिया, तो जी। वैसे मान लीजिए यहाँ से जाने वाली कोई गाड़ी है जिसका कर्नाटका में जाके अगर एक्सीडेंट हो जाता है जी, और उसकी वहां एफआईआर दर्ज होती है, जी तो वो और एफआईआर कन्नड़ में प्रादेशिक दर्ज में होगी। होगा। जी, जी। वो कन्नड़ में दर्ज होगी, और जी। उसका क्लेम आएगा यहाँ मध्य प्रदेश में, जी। जो कि हिंदी या इंग्लिश में मान्य होगा। तो उसको एक जो है ट्रांसलेटर की आवश्यकता उसको होगी। ट्रांसलेटर की आवश्यकता बहुत अच्छी है। बात। तो सभी तरीके के इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो, इस तरीके की एफआईआर हो, और इससे भी ऊपर एक और मसला, मुझे देखिए जब आप कदम करते रखते हैं, हैं, हाँ, जी, तो आपको चीजें तय दर तय खुलती जाती हैं, समझ जी। आता है। फिर मुझे आगे समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, जी वहां जो एक पूरा पैनल है हमारे सारे जजेस का, वो अलग अलग स्टेट से आते हैं। जी तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हिंदी हर स्टेट में नहीं बोली जाती, वो जी। हमारी मुख्य भाषा है, जी लेकिन चूंकि हर स्टेट में नहीं बोली जाती, तो सुप्रीम कोर्ट में ये सर्कुलर जारी हुआ है ये दिसंबर 2019 में, जी। कि किसी भी तरीके के साक्ष्य को अच्छा हम किसी भी प्रादेशिक भाषा और हिंदी में भी जी स्वीकार नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि हमारे जजेस उस वर्डिक्ट को नहीं अनाउंस कर सकते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा। जी हाँ जी तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब ऐसे ये केसेस सारे ऊपर जाते हैं, जी हाँ जी तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो बहुत बड़ी एक मांग है इस क्षेत्र की। जी। तो वो जो एक स्पार्क मुझे मिला, आपने वहां से फिर आपने जो वहां है- से बस ये जी। मामला आगे तो मुझे याद है कि शायद आप जो इन्वेस्टर समिट हुई थी इसके पहले वाली, उसमें भी आपने ये ट्रांसलेशन का काम बिल्कुल। किया था। 2014 में जो यहाँ इंदौर में समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट, जी। उसके बाद रांची में 2017 में जो समिट हुआ, इसके अलावा एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट भी 2017 में हुआ, अच्छा जहां पर भी हमने शिरकत की थी। जी। तो हम, और क्योंकि यहाँ अलग अलग देशों से लोग आते हैं, जी हाँ जी और हमें ये समझना होगा कि हम हमारी भाषा से प्यार करते हैं, हिंदी से प्यार करते हैं। हमारे यहाँ के नेता या स्टेट से बोलने वाले लोग हिंदी में अपनी बात रखते हैं, और उसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। जी लेकिन अगर हमें तो खुश होना चाहिए, हम हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में बोलते तो शायद स्पीच सबको समझ में आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंग्लिश में भी काम नहीं करते हैं। जी जी मैं इसी बार अपने इंग्लैंड ट्रिप में मेरा मिलना बस में एक इटालियन लड़की से हुआ। मैं इंग्लैंड में बैठी हूँ, यूरोप की ही एक और महिला बैठी है, जी। लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ पा रही थी, जबकि मैं इंग्लिश में उससे बात करने की कोशिश कर रही वो थी, कुछ और वो इटालियन समझती इटालियन है। में समझ रही होंगी। वो सिर्फ इटालियन, जर्मन लोग सिर्फ जर्मन भाषा में काम करते हैं, और जापान में आज तक इंग्लिश का चलन नहीं। मुझे लगता है इस तरह से एक आपने कंपनी का फाउंड किया। बिल्कुल। और इस वक्त पूरे कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आप? जी, लगभग हमारे पास 175 महिलाएं हैं अच्छा। इस समय। और कहाँ
से हैं? ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हैं। अब पहले हमने शुरुआत तो मैंने अकेले ने की थी, लेकिन अब दुनिया के कई देशों में, हमारे पास चेकोस्लोवाकिया में, रशिया में, हमारे पास जापान में ट्रांसलेटर है, अमेरिका में, और ये हर भाषा में है, और ये हर भाषा में। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हम इस समय दुनिया की लगभग हर भाषा में काम कर रहे हैं, लगभग हर भाषा। बहुत अच्छी बात। और हमारे केसेस इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी गए हैं जी। हमारे डेवलप किए हुए डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन कोर्ट्स तक में पढ़े गए हैं जी जी। तो ये अब हम बात करते हैं शी इंस्पायर फाउंडेशन यूके की। जी, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है कि एक हमारे देश की इंदौर की खासतौर पर महिला जो है वो यूके में जाती हैं और वहाँ परचम फहराती हैं। कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? दुनिया भर की 6 मजबूत महिलाओं में, स्ट्रांग महिलाओं में आपका चयन किया गया। कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या उसका पैमाना रहा? कैसे आप वहां तक पहुंची? ये शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि एक दिन मेरे पास एक ईमेल आया जी। और कि शी इंस्पायर्स में आपका नाम नॉमिनेट किया गया है, तो क्या आप इसे स्वीकारती हैं, क्या आप इस नॉमिनेशन को स्वीकारती हैं? और मैं बहुत हैरान थी कि अच्छा, इस तरीके के कई फेक ईमेल्स भी आते हैं, तो मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा होगा कोई ईमेल आया होगा। तो फिर मेरे पास फोन आया कि हमने आपको ईमेल भेजा था जिसका हमें उत्तर नहीं मिला और हमारे पास लास्ट डेट्स हमारी बात निकल रही है, तो आप प्लीज बताएं कि आप इससे एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। तो मुझे लगा उनका शायद कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट हो सकता है, तो मैंने ये बात क्लियर की। तो उन्होंने कहा नहीं, देयर इज दिस गर्ल, ये रशिया से एक लड़की है जिसने आपका नाम नॉमिनेट किया है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेन्युइनली दुनिया की ऐसी औरतों को जो कि किसी भी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में काम कर रही हैं, हमारी अलग अलग श्रेणियां हैं और हम ये बाकायदा इंग्लैंड में हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके, मीडिया पर्सनल्स के साथ मिलके हम बाकायदा उनको ढूंढते हैं और उनको ऑनर करते हैं और इसका कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है। आपका नाम नॉमिनेट किया है, आप अगर स्वीकारती हैं तो हम आगे बात बताते हैं। तो वहां मैंने उसको स्वीकार लिया। मैंने कहा ठीक है। फिर एक पूरा उन्होंने मेरा प्रोफाइल लिया, प्रोफाइल भरवाया। उसके बाद हमारे 3 से 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए, क्योंकि उस समय दुनिया को ये पूरे साल भर की प्रक्रिया चली और उस समय कोविड से जस्ट दुनिया उभरी ही थी, तो वहां बुलाकर इंटरव्यू करना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने वर्चुअल इंटरव्यूज रखे और 3-4 अलग राउंड्स में वहां की संसद के सदस्यों तक ने इसमें शिरकत करके इंटरव्यू लिए हैं। मेरा खुद का इंटरव्यू वहां की संसद सदस्य रह चुकी जूली हिलिंग्स मैम ने लिया और वहां पे हॉलीवुड राइटर्स ने हमारे इंटरव्यू लिए और सब तरीके से देखने के बाद 2000 महिलाओं के नॉमिनेशंस उन्होंने अपने न्यूज़लेटर में डिक्लेयर किया है। 2000 के नॉमिनेशंस में से फाइनली हम 6 का चुनाव हुआ चेंज मेकर की कैटेगरी में, कि ऐसी महिलाएं जो जिन्होंने कुछ नया किया है और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाई है। अच्छा। तो ये उन्होंने स्पेशली ग्लोबल अवार्ड अनाउंस किया। और कितने दिन आप रही वहां पर? मैं वहां 9 दिन रही। कार्यक्रम 2 दिन का था, लेकिन उसके अलावा मैं इतनी दूर गई थी और मैं कुछ यूनिवर्सिटीज में मुझे सेशन भी लेने थे, लेकिन मैं इंग्लैंड भी घूमना चाहती थी और मैं इंग्लैंड से बहुत अच्छी यादें लेकर आई हूँ। आप यहाँ भारत से इंग्लैंड गई और निश्चित रूप से व्यक्तिगत तो आपका एक अचीवमेंट है ही सही जी, लेकिन यहाँ देश के बारे में आपको क्या बदलाव आया आपकी सोच को? कि कई बार हिंदुस्तान में रहते हुए आदमी हमारे देश के महत्व को नहीं समझ पाता। वहां जाने के बाद क्या आपको लगा कि वाकई हम कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ और? आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली पंकज जी। मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसीलिए कहा कि मैं बहुत अच्छी यादें लेकर आई हूँ। इंग्लैंड जाकर इस बार मुझे ये एहसास हुआ कि भारत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अगर कभी लिखा गया है तो आज ये चरितार्थ हो गया। क्या बात। मैं एक वाकया आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही एक टैक्सी मुझे वहां हायर करनी पड़ी। वहां ट्रेन की स्ट्राइक हो गई और अमूमन हम लोग भारत में ट्रेन स्ट्राइक सुनते हैं, लेकिन मैंने इंग्लैंड में जाके वहां की ट्रेन स्ट्राइक को मैंने फेस किया। और जब मुझे टैक्सी लेकर जाना पड़ा क्योंकि कहीं पहुंचना मेरा बहुत जरूरी था, तो ऐसे ही टैक्सी वाले ने मुझसे पूछा कि आप कौन से देश से हैं? तो मैंने कहा कि मैं इंडिया से हूँ और उन्होंने तुरंत यहाँ मोदी जी का नाम लिया। ओह, यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ मोदी। अच्छा। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि आज हमारे नेतृत्व को पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है, और वो हमारे नेतृत्व देने वाले मोदी जी के नाम से हमारी भूमि को पहचान रही है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहां का एक आम टैक्सी ड्राइवर भी हमारे लीडर को जानता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऐसी बात करते करते बहुत सी बातें निकलती आई और उन्होंने कहा कि
पिछले कुछ समय में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हिंदुस्तानियों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ काफी हिंदुस्तानी आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये अच्छा भी है क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, अच्छा, आप लोग बहुत एडेप्टेबल होते हो और बहुत आप लोगों में आप बहुत प्रोग्रेसिव सोच के लोग होते हो, आप बहुत प्रगतिशील सोच रखते हो। ये एक ब्रिटिशर ने मुझे कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आप बहुत प्रगतिशील सोच रखते होंगे और इसलिए कोई संशय नहीं कि आज हमारा प्रधानमंत्री भी एक हिंदुस्तानी है। तो ये जो बाहर और एक बड़ी बात है कि टैक्सी ड्राइवर तक ये बात पहुंची, टैक्सी ड्राइवर तक ये बात, और एक आम इंसान, मतलब ऐसा मैं किसी का इंटरव्यू लेने नहीं गई और ये बात सिर्फ एक जगह नहीं, मुझे मेरे होटल के रिसेप्शन पे ये बात सुनने की, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया। हम अगर इतिहास में देखें तो ऐसे हमने बहुत इंस्टेंसेस सुने हैं जहां हिंदुस्तानी कहकर हमारे हिंदुस्तानियों को कई तरीके के अपमान झेलने पड़े कि ओ तुम इंडिया से हो, हमने, लेकिन आज जिस तरीके बिल्कुल स्थितियां बदली हैं, उन लोगों ने जब मैं ये बता रही हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, ये उनके चेहरे की जो स्माइल है, जो खुशी है, वही बताती थी कि अब हम वेलकम्ड हैं वहां। क्या बात, क्या तो बहुत स्थितियां बदली हैं और हमारा हिंदुस्तान सचमुच बहुत बहुत शाइन कर रहा है। हम अक्सर ये सबसे प्रश्न पूछते हैं जब भी हमसे इंटरव्यू करने आता है कि आप भविष्य में क्या, क्योंकि आप इतना कुछ कर रही हैं, आपने अगले 5 से 10 सालों के लिए क्या सोचा हुआ है, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहती हैं? मैंने एक समाज में परिवर्तन और आता देखा है, और भारतीयों में खासकर आता देखा है कि अब लोग घूमने जाते हैं। हमारे यहाँ बचपन में, आप और मैं जब बचपन में समर्स हुआ करते थे तो हम लोग नानी के घर जाते थे, है ना, तो या कहीं तो अगर अलग रह रहे हैं तो दादी नानी के यहाँ चले जाएंगे। लेकिन अब लोग दादी नानी से थोड़ा सा और हट के अब सिंगापुर जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं। तो मुझे लगता है टूरिज्म के लिए लोगों का ओरिएंटेशन बहुत बड़ा है। तो आगे आने वाले 3 साल में मेरी प्लानिंग है लिंगुअल टूरिज्म को प्रमोट करना। अच्छा। मतलब जो काम अभी गाइड्स करते हैं, अब लोग टूरिज्म सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, बिजनेस टूरिज्म भी बहुत बड़ा है ना। तो लोग जाते हैं, मैंने देखा इस दौरान हमारे पास डिमांड बहुत बड़ी है कि हमारा चाइना में हमारा वेंडर वहां पर है या हमारा क्लाइंट वहां पर है, हमें उससे बात करनी है, तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस फिक्स कर दी। अब जब बड़े बिजनेस डेलीगेट्स जाते हैं तो अपने साथ लिंगुअल हेल्पर्स को साथ में लेकर जाना चाहते हैं, या लोकल अगर उनको लिंगुअल हेल्पर मिल जाए तो बहुत फायदा हो जाता है। तो ऐसी लिंगुअल हेल्पर्स की इंटरनेशनल टीम डेवलप करना मेरा बहुत बड़ा वो है, क्योंकि आगे आने वाला समय लोग अब लेविश लाइफ जीने की इच्छा रखते हैं, तो इन चीजों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा मैंने हमारे यहाँ के लीगल सिस्टम में जो अनुवाद की इतनी, देखिए एक साइट है ecourts.nic.in जो ये बताती है कि भारत में लगभग 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं अलग अलग अदालतों में। अच्छा। जिसमें से 8% सिर्फ अनुवाद ना होने के कारण पेंडिंग है। अच्छा। तो मैं कोई ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम आने वाले 5 सालों में कोशिश रहेगी कि हम डिवाइस कर पाए कि ये जो अनुवाद वाली सारी समस्याएं हैं, जितना पेंडिंग काम है, इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। क्योंकि जब हमारे सीजेआई साहब इनसे पिछले वाले सीजेआई साहब अपने रिटायरमेंट पे उन्होंने स्टेज से बोला था कि मैं अपने आप को बड़ा हेल्पलेस फील करता हूँ कि इतना केसेस पेंडिंग है और ढर्रा इतना स्लो है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, हम न्याय पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये 8% भी सॉल्व हो गया तो बहुत मामला आगे बढ़ जाएगा। विनीता जी, आप हमारे बीच में आई और बहुत इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, और खासतौर पर यूके के बारे में बताया और कंपैरिजन भी बताया, और महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारा धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। मुझे ज्यादा खुशी हुई और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया, प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं बात कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो विनीता जी जैसी महिलाएं इस बात का उदाहरण है कि किसी भी तरह की कोई समस्या है या किसी भी तरह से शुरुआत हो आपके जीवन की, कोई संघर्ष से भी शुरुआत हो, यदि आपके अंदर मादा है, कुछ कर गुजरने की शक्ति है, तो आप पूरी दुनिया में अपना परचम फहरा सकते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।